बेटा समर, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। आज तेरी और बहू की शादी की सालगिरह है ना। अरे माँ, सालगिरह हमारी है, उसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरी शादी की सालगिरह पर मेरा खुश होना तो बनता ही है। शाम को तुझे इसलिए जल्दी आने के लिए कह रही हूँ ताकि हम लोग मिलकर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। अरे मम्मी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, हर एनिवर्सरी पर आपका बस यही प्लान होता है, मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। आजकल नया ज़माना है, लोग अपनी एनिवर्सरी पर डिनर करने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, और हम आपके साथ हर साल एनिवर्सरी पर बस मंदिर जाते हैं। इस बार ना मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं ईशा के साथ रात को डिनर पर जा रहा हूँ। प्लीज़ माँ, आज एनिवर्सरी है, हमारी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अकेला ही जाऊँगा मैं। बेटे की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी आंखों में आंसू छिपाए अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में जाकर आजकल के बच्चों को ज़रा भी लिहाज नहीं कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अगर मैं हर बार एनिवर्सरी पर इनको मंदिर लेकर जाती हूँ तो इनके भले के लिए ही तो ले जाती हूँ। मैंने तो हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचा है। कुछ देर बाद पूजा ने खुद को सामान्य किया और बहू के पास जा पहुंची। ईशा बहू, आज तेरी एनिवर्सरी है ना, इसलिए तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। पता है पूरे मार्केट में एक यही साड़ी थी जो मुझे एक नज़र में भा गई थी। समर कहकर गया है शाम को तुझे डिनर पर ले जाएगा। ऐसा करना बेटा, यही साड़ी पहन कर जाना। मम्मी जी, अगर आपको साड़ी बहुत पसंद आई थी तो आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए थी। अब अपनी एनिवर्सरी पर मैं बाहर क्या पहन कर जाऊंगी, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। आप बाजार जाकर ना अपने लिए कपड़े खरीदा करो। हर महीने 2 महीने में आप साड़ियाँ उठाकर ले आती हो और फिर उसके बाद मुझे उन्हें पहनना पड़ता है। अरे बेटा, तू तो जानती है बाजार जाकर मुझे अपने लिए तो कुछ सोचता ही नहीं। दिल करता है बस अपने बच्चों के लिए ही शॉपिंग करूं। और बेटा मैं करूंगी भी क्या इन महंगे कपड़ों का, मुझे कहाँ जाना रहता है। अरे मम्मी जी, अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको हमारे लिए शॉपिंग करनी पड़े। हमें जो चाहिए होगा हम बाजार जाकर खरीद लेंगे। आप बाजार जाती हैं ना, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाया कीजिए। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है जो इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। सुबह समर मुझे सुना गया और अब ये बहू बिगड़ रही है। 2 दिन बाद। अरे माँ जी, अभी तक आप घर पर ही हैं? आपको तो आज किटी के लिए जाना था ना। अरे नहीं बहू, तुझे पता ही है कि मुझे ये किटी विटी पसंद नहीं है, समय की बर्बादी है बस। मुझे तो अपने बच्चों के साथ घर पर रहने में अच्छा लगता है। और वैसे भी तू अभी ऑफिस से आई है, अगर मैं भी चली जाती तो खाना कौन बनाता। अरे तू छोड़ ना ये सब, चला जा, हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैंने चाय रखी हुई है। ओफो माँ जी, क्या ज़रूरत थी आपको खाना बनाने की? मतलब खाना बनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ किटी नहीं गई? माँ जी, किसने कहा आपको रोज़ रोज़ घर पर बैठकर खाना बनाने को? और हमारा तो प्लान बन चुका था कि हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब आपकी ये रूखी सूखी दाल रोटी मुझे नहीं खानी। एक दिन भी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते हम इस घर में। मैंने इतने प्रेम से खाना बनाया, इनके खाने पीने की दिक्कत ना हो इस चिंता में मैं अपने दोस्तों से मिलने तक नहीं गई और ये मुझे ही तेवर दिखा रही है। लगता है जैसे किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। देख बहू, अगर तुम्हें बाहर से खाना मंगवाना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया और तू ऐसे जता रही है जैसे मेरे हाथ का खाना खाने में तुझे बड़ी तकलीफ हो रही हो। अरे तो मत बनाया कीजिए ना, किसने कहा है आपसे कि मेरे आने से पहले सब कुछ बनाकर रखने को? सास पूजा को बेटी बहू का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूजा के पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। समर पूजा का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद पूजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे समर पर ही लगा दिया था। कुछ समय बाद समर की पढ़ाई खत्म हुई और वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी की उम्र होने पर समर की शादी ईशा के साथ हुई और ईशा पूजा के घर दुल्हन बनकर आ पहुंची। जैसा कि हर परिवार में होता है, बहू के आने के बाद घर की एकता में फूट पड़ जाती है, लेकिन पूजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूजा अपनी बहू ईशा को भी उतना ही प्रेम दिया करती जितना वो अपने बेटे समर को दिया करती। ईशा को उसने कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। ईशा और समर के ऑफिस जाने के बाद पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। सुबह उठकर दोनों बेटे बहू को नाश्ता और खाना तैयार करके देती। उनके जाने के बाद घर के सारे काम खुशी खुशी निपटाती और शाम को भी बेटे बहू के आने से पहले चाय नाश्ता खाना सब बनाकर तैयार रखती। हर पल उसके मुंह पर सिर्फ बेटा और बहू का ही नाम रहता। खुद के लिए जीना तो जैसे पूजा ने सीखा ही नहीं था। अपने जीवन का हर पल वो जैसे परिवार के नाम कर चुकी थी। अरे मम्मी जी, आप मेरे आने से पहले ही क्यों खाना बना देती हैं? मैं आकर बनाऊंगी ना। और अब आपकी कोई उम्र थोड़ी ना रही है कि आप इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले संभालें। कम से कम एक मेड तो रख लीजिए। अरे बेटा, अगर तेरी जगह मेरी बेटी ऐसे ऑफिस जा रही होती
तो क्या ऑफिस से थक कर घर पहुंचने पर मैं उससे खाना बनवाती? बेटा, ये बात सोचने की तुझे जरूरत नहीं है कि तू अपने ससुराल में है। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है और तू ही बहू। ऑफिस में भी तो 8-8 घंटे काम करके आती है। अरे घर आकर तो आराम से बैठकर मेरे साथ बातें किया कर। धीरे धीरे समय बीता और बहू ईशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूजा का जीवन अब ईशा और समर के अलावा पोती समीक्षा के आसपास घूमने लगा था। माँ जी, समीक्षा बहुत छोटी है। अगर मैं इसे छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे छोड़कर अब वापस से ऑफिस जा पाऊंगी। हर समय मुझे उसकी ही चिंता लगी रहेगी। अरे ईशा, तुम क्यों चिंता करती हो? ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे होने के बाद लड़कियां नौकरी छोड़ देती है। अरे हम बच्चे की केयर करने के लिए कोई बेबी सिटर रख लेंगे। अरे बेटा, क्यों चिंता करती है? तेरी माँ है ना घर में। तू निश्चिंत होकर ऑफिस जा। समीक्षा को संभालने के लिए घर पर मैं हूं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नन्ही सी 6 महीने की समीक्षा दादी की गोद में खेलते हुए 3 साल की हो गई आज के दिन। देख चंपा, कल से तुझे समय से आना है। घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा सब तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, कुक को भी कह देना खाना तीनों टाइम एकदम ताजा और कम तेल मसाले का बनाना है, समझ गई? अरे बहू, क्या जरूरत है 2-2 काम वाली रखने की? पता है ना, काम वाली ही होती है। चाहे इन्हें कितना भी पैसा दे दो, इनसे कभी भी अपने मन का काम नहीं करा पाओगे। और फिर मैं घर में खाली ही तो रहती हूँ। अब घर के सारे काम करने के लिए तू नौकरानी रख लेगी तो मैं घर में बैठ कर क्या करूँगी? अरे माँ जी, आप घर में खाली रहती हैं तो अपने खालीपन का कुछ इलाज करिए ना। अपनी सहेलियों से मिलिए, भजन कीर्तन करिए, सत्संग में जाइए। इतना ही नहीं, जिम करना शुरू कर दीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप खाली है तो घर में बैठकर झाड़ू पोछा करेंगी। और देखिए माँ जी, मेरा घर है, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बहुत संभाल लिया आपने, अब मेरी बारी है। आप तो अब घर से रिटायरमेंट ले लीजिए बस। बहू ईशा ने घर के काम के लिए 2 नौकरानियां रख ली थी। इतना ही नहीं, बच्चे की देखभाल के लिए भी घर पर आया आने लगी थी। समर और ईशा तो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं और आकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। लगता है मैं उन्हें घर में दिखाई देनी ही बंद हो गई हूँ। ना कोई मुझसे ढंग से बात करता है, ना हाल चाल पूछता है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, कभी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ समय नहीं बिताया, परिवार को ही अपनी प्राथमिकता समझा। आज उन्हीं बच्चों को मेरा उनके साथ हंसना, बोलना, उनके लिए चिंता करना दखल अंदाजी लगने लगा। घर की शांति बर्बाद ना हो इसलिए पूजा बेटे और बहू से उनके बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती और अब वो खुद को व्यस्त रखने के तरीकों के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले उसने पार्क में जाकर अपने हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने के बारे में सोचा, इसलिए अब वो नियम से पार्क में जाकर बैठने लगी थी। अरे भाई, आज तुम यहाँ पार्क में कैसे नजर आ गई? क्या बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, बहू ने घर के कामों के लिए फुल टाइम मेड लगा ली है। अब घर पर तो कुछ काम रहता नहीं, कितनी देर बंदा टीवी में दिमाग खपाए। तो मैंने सोचा चलो पार्क या मंदिर ही हो आती हूँ। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी सारी जिंदगी घर गृहस्थी चलाने और बच्चों को काबिल बनाने में गुजार दी। अब जब बच्चे काबिल बन गए, अपनी घर गृहस्थी संभालने लायक हो गए, तो क्यों ना हम लोग कुछ दिन अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ले। और सही बताऊं तो जो मज़ा इस उम्र में है ना, वो तो कभी जवानी में भी नहीं था। अब आप ही सोचिए, इस उम्र में ना तो हमें बच्चों को टिफ़िन बना कर देने की चिंता है, ना पति के ऑफिस से आकर उनके नखरे झेलने की। अरे आज़ाद पंछी है हम लोग। जब मन किया मंदिर में भजन कर लेंगे, जब मन किया चल दिए झोला उठाकर सहेलियों से मिलने। अरे अपनी मस्ती में जी रहे हैं अब तो। असली मज़ा तो इस रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी में ही है। क्यों, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, ठीक है बहन जी आपने। वैसे मैं भी अब तक घर गृहस्थी ही चला रही थी, लेकिन अब लगता है आपकी बात भी गलत नहीं है। जीवन भर बच्चों के मोह में बंद करना, हमने कभी अपने मन का कोई काम किया नहीं, ना किसी से दोस्ती की, ना घूमे फिरे। बस काम करते करते ही इतनी उम्र बिता दी।
कभी ख्याल ही नहीं आया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम बुज़ुर्ग अपने बच्चों नाती पोतों से चाहे जितना प्रेम कर ले, लेकिन एक समय के बाद ना हमारा प्रेम भी उनके लिए बेड़ी बन जाता है। आज के समय में बच्चे आज़ाद होकर जीना चाहते हैं, हमारा प्रेम उन्हें बंधन की तरह लगता है। अगर परिवार की सुख शांति चाहिए ना तो इन बेड़ियों को खोल देने में ही समझदारी होती है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ बहन जी। अब से मैं भी ना आप लोगों के साथ समय बिताऊंगी। सच में आपसे बातें करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे पूजा जी, हम तो हमेशा हमेशा से ही आपको भजन कीर्तन किटी पार्टी हर चीज़ के लिए बुलावा भेजते हैं, लेकिन आप कभी हमारे साथ मिलती जुलती ही नहीं। हमें तो यही लगता था कि शायद आप हमारे साथ उठना बैठना पसंद ही नहीं करती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो क्या है ना बहन जी, बस कुछ बातें ना समय के साथ ही समझ में आती है। आप ये समझिए कि मेरी समझ थोड़ी सुस्त है, बातों को समझने में थोड़ा समय ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन आप समझ गई हो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम हो ना, मुझे भी ज़रूर शामिल करिएगा उसमें। शुरू शुरू में तो घर से बाहर निकलकर सबसे मिलने जुलने में पूजा को काफ़ी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों से मिलने जुलने में सहज हो गई। देखते ही देखते पूजा का जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल गया था। पहले घर में पुराने गले कपड़े पहनकर दिन भर बच्चों के आगे पीछे घूमने वाली पूजा से अब वो एक हमेशा खुद को मेंटेन करके रखने वाली, दोस्तों के साथ फ़ोन पर घंटों बातें करने वाली, सहेलियों के साथ टूर पर जाने वाली पूजा बन गई थी। किटी पार्टी हो या भजन संध्या, दोस्तों के साथ समय बिताने का कोई भी मौका वो मिस नहीं करती थी। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा फासला करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि घर परिवार और बच्चों के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें उसने कभी कदम ही नहीं रखा। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बताइए कैसी है। साड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा चल ठीक है, तू लाई है तो रख दे इसे। इस महीने की किट्टी में ना मैं यही साड़ी पहन कर जाऊँगी। आपका ये रूप देखकर ना मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है, पहले मैं जब भी आपके लिए कोई कपड़ा लेकर आती तो आप मुझे क्या जवाब देती? अरे बेटा, मुझे कहाँ जाना है नए कपड़े पहनकर, मेरे लिए ये सब डिज़ाइनर कपड़े मत लाया कर, बिना बात पैसे बर्बाद करती है, इतने पैसे में तो अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लाती। मैंने हमेशा आपको घर परिवार के लिए बच्चों के लिए सोचते हुए और उनके आगे पीछे भागते हुए ही देखा। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए जीते हुए बिता दें। इसलिए मम्मी जी, पिछले दिनों में हम लोगों ने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया ना, वो इसीलिए किया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों के अलावा भी आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी एक ज़िंदगी है जिसे जीना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब तुम दोनों जो इतने दिन से मुझे इग्नोर कर रहे थे, वो सब तुम दोनों की सोची समझी साजिश थी? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि इतने दिनों में मैंने कैसा महसूस किया? एक दिन की बात है माँ, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, नीचे मुझे रंजन आंटी मिली। अरे बेटा, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं तो आंटी, मम्मी तो एकदम ठीक है। क्या हुआ आपको, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बस तुम्हारी मम्मी ना एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती, ना किसी से मिलती जुलती है, ना कहीं आती जाती है। इतना ही नहीं, अभी कल परसों किटी पार्टी थी, हमने इनविटेशन भेजा तो वो वहाँ भी नहीं आई। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तबीयत खराब रहने लगी हो, इसीलिए सबसे मिलना जुलना छोड़ रखा हो। अरे नहीं नहीं आंटी, उनके पास कुछ काम होगा इसीलिए नहीं आ पाई होंगी। समर इतना कहकर 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि रंजन आंटी के पास खड़ी एक औरत उनसे कहती है, अरे बहन जी, आपको नहीं पता क्या, घर से बाहर कैसे निकलेगी बेचारी, इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है घर में। अरे आज के ज़माने में ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन वाली ना लगी हो, लेकिन इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ पूरा दिन सफाई करती है, खाना बनाती है। इतना ही नहीं, अपनी छोटी सी बच्ची भी ना माँ के पास छोड़ रखी है उन्होंने, उसकी देखभाल भी यही करती है। अरे जवान जवान औरतों से नहीं हो रहे घर के इतने सारे काम, अकेले ये इस उम्र में कैसे कर पाएगी भला, इसीलिए बेचारी को अपनी सूध ही नहीं है। अरे अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अचानक मिलने चली गई थी, ऐसी हालत बना रखी थी, क्या बताऊं। बेचारी को अपने बाल संवारने का समय भी नहीं है, ऐसे ही बेतरतीब से कपड़े पहने रहती है, लगता ही नहीं घर की मालकिन है, देखकर लगता है कोई आया वाया होगी, लेकिन इनके बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन माँ की कोई कदर नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये पूजा, जो अपनी पूरी जिंदगी बेटे बहू के ऊपर झोंक दे रही है। दोनों आंटी की बात सुनकर मुझे बड़ा जोर का झटका लगा।
उनकी बात सुनने में कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी। अब सुबह से लेकर रात तक हम तीनों के पीछे तो दौड़ती रहती है, ना ढंग के कपड़े पहनती है, ना अच्छे से खाती पीती है, बस हरदम बेटा, बहू और पोती। इसके अलावा तो आपके मुंह से कोई और शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं। कितनी बार हमने आपसे कहा कि एक कामवाली रख लीजिए, लेकिन आपको तो अपने हाथ से पकाकर खिलाने में ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप किसी मेड को घर में रुकने ही नहीं देती। इसीलिए मैंने और ईशा ने मिलकर प्लान बनाया कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चों के पीछे दौड़ते रहना जरूरी नहीं, अपने बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम लोगों ने आपके साथ कुछ दिन बेरुखी से बात की, तब आपको ख्याल आया कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है जिसे आप हमारे बिना भी जी सकती है। आप खुद ही देख लीजिए माँ, आपके अंदर कितना बदलाव आया है। पिछले 2 महीने में आपके रहने, खाने, पीने, हर चीज का ढंग बदल गया है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आती है। इसमें कोई बुराई नहीं है माँ। अपने लिए मी टाइम निकालना और थोड़ी सी फुर्सत चुरा लेने का हम सभी का अधिकार होता है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने जीवन का एक एक मिनट किसी दूसरे के नाम कर दें। हमारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार हमारा खुद का होता है, उसके बाद पति, बच्चे, माँ बाप या किसी और का। बेटे की बात सुनकर पूजा ने बेटे और बहू दोनों को प्यार से गले लगा लिया। कहने को तो समर और ईशा पूजा के बच्चे थे, लेकिन आज उन्होंने उसे जीवन का एक बहुत जरूरी पाठ पढ़ा। पापा, आज मेरे एडमिशन की लास्ट डेट है, प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना। अरे तेरे एडमिशन के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? तुझे क्या लगता है तेरा कॉलेज का एडमिशन दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम है? चुपचाप बैठ, जब मेरे पास समय होगा तो मैं चलकर एडमिशन करा दूंगा। पापा, तब तक तो लास्ट डेट निकल चुकी होगी ना, फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा? अच्छा ठीक है, आप एडमिशन फीस दे दीजिए, मैं अपना एडमिशन खुद ही करा लेती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हैं? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी छूट भी नहीं दी है अभी तक तुझे कि तू अपना एडमिशन का सारा काम खुद ही कर ले। एडमिशन की लास्ट डेट निकल जाएगी तो किसी और कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, नहीं तो 1 साल घर में बैठ जाना, कोई आफत नहीं आ रही। अपनी माँ के साथ घर के काम सीखना, और वैसे भी ये कॉलेज और पढ़ाई नहीं, घर गृहस्थी के काम ही आने वाली जिंदगी में तेरे काम आएंगे। पापा, अगर आप कहो तो मैं मम्मी को साथ लेकर अपने कॉलेज चली जाऊं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? जैसी तू वैसी तेरी मम्मी। इतनी अकल है क्या तेरे माँ के पास कि तेरे साथ कॉलेज जाकर दाखिला करा दे? तेरी माँ तो बाजार से जाकर ढंग से सब्जी तक नहीं ला पाती, कॉलेज में तेरा एडमिशन क्या कराएगी? वहाँ जाकर मुंह ताकती नजर आएगी। तुम दोनों अपना और मजाक मत बनाओ, चुपचाप घर में बैठो। अब मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। पापा की बातें सुनने के बाद शालिनी को बड़ा दुख पहुंचा था। पता नहीं पापा मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं। भैया को तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकते, लेकिन मुझे कभी भी अपना कोई भी काम खुद करने की परमिशन नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, जबकि मैं हमेशा भैया से ज़्यादा जिम्मेदारी से हर काम करती हूँ। देख बेटा, फालतू बातों में दिमाग मत लगा। ठीक ही तो कह रहे हैं तेरे पापा, इतना बड़ा कॉलेज है और वैसे भी कॉलेज में लड़के ही ज़्यादा होते हैं, तू कहाँ अकेले कॉलेज में धक्के खाएगी? तेरे पापा साथ में जाएंगे और तेरा एडमिशन करा देंगे, तुझसे नहीं होगा बेटा। शालिनी सीमा और महेश की इकलौती बेटी थी। सीमा और महेश का शालिनी के अलावा एक बेटा भी था जिसका नाम था रोहित। परिवार का माहौल शुरू से कुछ ऐसा रहा था कि पिता महेश ने हमेशा पत्नी सीमा और बेटी शालिनी को दबाकर ही रखा। उनके पास न पहनने की आज़ादी थी, न कहीं आने जाने की। उनके जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय महेश ही लिया करता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटी को इस लायक समझता ही नहीं था कि वो कोई निर्णय ले पाए। माँ पापा हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं हमेशा रोहित से ज़्यादा नंबर लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी पापा हमेशा रोहित को ही फेवर करते हैं। उसके तो एवरेज नंबर भी नहीं आते। उसके बाद भी पापा ने उससे बाइक दिलवाई, और मुझे बाइक दिलवाना तो दूर, घर से बाहर जाने पर भी 10 बातें सुनाते हैं। बेटा वो लड़का है,
लड़की और लड़कियों में कोई बराबरी नहीं होती। बस उतना कर जितना तेरे पापा कहें। रोहित उनका बेटा है और तू बेटी। इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। माँ के कहे हुए इन शब्दों को शालिनी ने अपने मन में बसा लिया था कि वो अपने भाई और पिता से कमतर है और उसे हमेशा पिता और भाई के संरक्षण की जरूरत है। उनके बिना उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता और शालिनी की शादी की उम्र हो गई। शालिनी की माँ, आज लड़के वाले उसे देखने आएंगे। समय से तैयार कर देना उसे, और हाँ समझा देना कि लड़के के सामने ज्यादा पटर पटर बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्यादा में रहे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं शालिनी को समय से तैयार कर दूंगी। देखिए, बहुत गुणी है मेरी बेटी। बीएड किया है उसने, हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आई है। बड़ी इच्छा है इसकी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने की। हमारी शालिनी जैसा ही कोई पढ़ा लिखा होनहार लड़का हमें मिल जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की पढ़ी लिखी होनहार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आदमी की तरह नौकरी करने और पति के सर पर सवार होने वाले रिवाज हमारे घर में नहीं चलते। हमें तो सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए जो घर में रहे, घर गृहस्थी देखे और घर में सबकी सेवा करे। नौकरी करने के लिए हमारा लड़का है ना, और ये नौकरी करने वाली लड़कियां ना हमें पसंद नहीं है, ना ही धीरज को। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की नौकरी करती है तो पति के सर पर सवार हो जाती है। ये तो सरासर आपकी गलतफहमी है। लड़के वालों से बात करने के लिए मैं हूं ना, हैं? तुम शालिनी को लेकर अंदर जाओ। तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद बहू नौकरी करेगी या घर में रहेगी, ये निर्णय तो ये लोग ही लेंगे ना। और वैसे भी अभी घर के बड़े निर्णय लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शालिनी की माँ मन महसूस कर बेटी शालिनी को लेकर अंदर कमरे में चली गई। माँ, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। आपने देखा इन लोगों की सोच कैसी है। अगर मेरी यहाँ शादी हुई ना तो ये लोग मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करके रख लेंगे। प्लीज़ माँ, मेरा रिश्ता यहाँ मत होने देना। तूने देखा ना बेटा, हम औरतों की हैसियत बस इतनी है कि जब हमसे कहा जाए और जहाँ कहा जाए आंख बंद करके आदमियों के पीछे पीछे चल देना है। अपने विचार रखना और अपने जीवन के बारे में सोचना, ये इन आदमियों से बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तेरे पापा चाहेंगे। मेरे कुछ भी कहने ना कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस भगवान से इतनी दुआ कर सकती हूँ कि तुझे कोई अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ लड़का मिले, ताकि तेरी ज़िंदगी मेरी तरह ना बने। मैं सच बताऊँ तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्या ज़रूरत है शादी की? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मौका मिलेगा तो कहीं अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। तुम जीवन भर से पापा की बातें सुनती आ रही हो। चलो ना, मेरे साथ चलो। मैं नौकरी करूँगी और हम माँ बेटी सुकून से रहेंगी। अरे बावली हो गई है क्या? है ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तू क्या चाहती है, मैं अपने पति को छोड़कर भाग जाऊं? देख बेटा, औरत चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, एक आदमी के नाम की उसे हमेशा ज़रूरत होती है। ये जो समाज है ना, अकेली औरत को नोच कर खा जाता है। घर से बाहर अकेली लड़की निकलती है तो देखा है लोग कैसी नज़रों से देखते हैं। बस उन्हीं नज़रों से बचने के लिए लड़कियां अकेले बाहर नहीं निकलना चाहती। उनके साथ पिता, भाई या पति के होने पर लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। इसीलिए बेटा, एक औरत का अकेले कोई अस्तित्व नहीं। जब तक शादी नहीं होती तब तक पिता या भाई का होना ज़रूरी है, और शादी के बाद पति का। पति के नाम के बिना इस दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दे तू बेटा। तू कोई अनोखी नहीं है जिसकी शादी हो रही है। दुनिया की सारी लड़कियों की शादी होती है, और दुनिया के लगभग सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जैसे हमने निभाया ना, तू भी निभा ही लेगी। थोड़े दिन में आदत हो जाती है। चल, अब ये सारी बातें मत सोच और जाकर कपड़े बदल ले। आखिर में वही हुआ जो शालिनी नहीं चाहती थी। उसका रिश्ता धीरज के साथ पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो शादी करके धीरज के यहाँ पहुँच जाती है। शादी के बाद, सुनिए, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। अपने लिए कुछ सामान लाना था। औरतों के हाथ में पैसे देने का हमारे घर में कोई रिवाज नहीं है। जो सामान चाहिए मुझे बता दे, मैं ला कर दे दूँगा। अरे कुछ पर्सनल चीज़ भी तो हो सकती है ना, और ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर सामान आपको बताकर या पूछकर खरीदूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा पर निकल गया है तेरे। पति पत्नी के रिश्ते में पर्सनल क्या होता है?
मैंने बोला ना, अगर ज़रूरत का सामान है तो मुझे बता दे, मैं ला दूंगा। और फालतू सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ना है। ये बात अपनी अकल में जितनी बिठा डालेगी जल्दी, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। धीरज और उसके पिता शालिनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे शालिनी का आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। शालिनी पति से अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान लाने को कहती तो हमेशा उसे धीरज की तरफ से अभद्र बातें ही सुनने को मिलती। पहले मायके में पिता और अब ससुराल में भी ससुर और पति दोनों ही उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। एक दिन शालिनी दोपहर के समय सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां उसे अपनी कॉलेज की दोस्त मिल जाती है। अरे शालिनी, तू यहाँ यही आसपास रहती है क्या? अरे राशि, तू? हाँ, मैं यही गुप्ता मार्केट के पास रहती हूँ। तू बता, कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार। पूर्वा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करती हूँ। तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? एक बात बता, बुरा मत मानना, ये तूने कैसा हाल बना रखा है अपना? तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं जॉब नहीं कर रही, घर में रहकर पूरा दिन अपना ख्याल रखने का मन ही नहीं करता। बस यही लगता है कि सच संवर कर कहाँ जाना है। गुप्ता मार्केट तो बिल्कुल नज़दीक है। अपने घर लेकर नहीं चलेगी मुझे? इतने सालों के बाद मिली है, एक कप चाय तो पिला दे। सारी बातें सड़क पर ही कर लेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलना। शालिनी सहेली राशि को लेकर अपने घर आती है। सब्जी लेने गई थी, इतना समय कहाँ लगा दिया? भाऊजी, वो सब्जी मंडी में थोड़ी भीड़ थी ना, तो समय लग गया। देख बहू, अगर मुझे पता चला ना कि तू यहाँ वहाँ घूम रही थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा कितना रुपए बचा कर लाई है, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं करी। अपनी सहेली के सामने ससुर को ऐसा बर्ताव करते देख शालिनी को बहुत दुख पहुंचा था। भाऊजी, मेरी सहेली आई है, मैं आपको बाद में हिसाब देती हूँ। इतना कहकर शालिनी अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाती है। क्या बात है शालिनी, ये तेरे ससुर तुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे थे? अरे तुझे अपने पति को इस बारे में बताना चाहिए ना, ये कोई तरीका नहीं हुआ अपनी बहू से बात करने का। अरे छोड़ ना, पति को क्या बताऊं। दरअसल मेरे पति धीरज और ससुर दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैंने भी कुछ कहना छोड़ दिया है। देख शालिनी, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, इस तरह से अपमान बर्दाश्त करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। अरे घर में रहकर क्यों अपना जीवन खराब कर रही है? घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा और तोड़ दे इन अपमान की जंजीरों को। नहीं यार, मेरे ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं घर से बाहर निकलकर नौकरी करूं। मेरी किस्मत तो इन 4 दीवारों के अंदर ही है अब। बुरा मत मानना शालिनी, लेकिन तेरे पति और तेरे ससुर तुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं। और ये सब जो तेरे साथ इस घर में हो रहा है ना, इसे हिंसा कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ कोई हिंसा नहीं हो रही। धीरज जी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अरे मेरी बुद्धू सहेली, सिर्फ मारपीट करने को हिंसा नहीं कहते। ये जो मानसिक रूप से तुझे हर पल इस घर में सताया जा रहा है ना, इसे भी एक तरह का उत्पीड़न ही कहा जाता है। इन लोगों के हर समय इस तरह अपमानित करने के कारण तू अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। सच सच बता, तुझे ऐसा ही लगता है ना कि इस घर में बर्तन मांजने और खाना बनाने के अलावा अब तू कुछ और करने के लायक नहीं बची? सहेली की बात सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चली राशि? शालिनी, खुद को इतना कमजोर क्यों बना रखा है कि कोई भी तुझ पर अपनी मर्जी थोप रहा है? तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या करूं? तुझे पता है, शादी के बाद जब शुरू में धीरज जी ने मेरे साथ बदसलूकी की तो मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर वो ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा तूने, बल्कि तुझे अपने मायके चले जाना चाहिए था। अरे पता तो चलता इन बाप बेटों को कि औरत की वैल्यू क्या होती है। नहीं राशि, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैंने गुस्से में मायके जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे समझना चाहिए था कि आदमी की 4 बातें हर औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुझे पता है, जब मेरे पापा और भाई को पता चला कि मैं गुस्से में मायके आई हूँ, तो मेरे पापा ने फ़ोन करके मेरे पति को घर बुलाया और बिना मेरी बात सुने मेरी गलती मानकर मुझे उनके साथ वापस भेज दिया। पापा ने कहा कि अब मेरी शादी हो गई है और अब यही मेरा घर है। अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। पापा का ऐसा रवैया देखकर धीरज जी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो वो मुझे अपने पाँव की जूती बराबर भी नहीं समझते। पूरा दिन घर में काम करती हूँ और बदले में मुझे बस अपमान और प्रताड़ना ही मिलता है। शालिनी, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरा बैड लक है, लेकिन उस बैड लक को अपने साथ लेकर घूमना तेरी बेवकूफ़ी है। मैं समझी नहीं। शालिनी, तू कोई अकेली औरत नहीं है जिसके साथ ये सब घटित हो रहा है, लेकिन अंदर बस इतना है कि ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले ज़्यादातर आदमी लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास सही शिक्षा और माहौल नहीं होता। उनकी पत्नियां अपने पति की गाली गलौज, मारपीट और अपमान इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि उनके पास उसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। ना उन्हें अपने हक के बारे में पता होता है और ना ही अधिकार के बारे में। ना उतनी शिक्षा होती है कि पति के बिना अपना गुजारा कर सके। लेकिन तू तो शिक्षित लड़की है, तू ये नर्क क्या सोचकर बर्दाश्त कर रही है? मुझे कम से कम तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। राशि, मैं लड़की हूँ, अकेले कैसे रहूंगी? अगर मैंने धीरज जी की मर्जी के बगैर कुछ कर लिया तो पापा भी मेरा साथ नहीं देने वाले। और एक अकेली औरत का सरवाइव करना कितना मुश्किल है, तू जानती है? ये कैसी सोच है कि पति के साथ जीवन भर नर्क बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन अपने जीवन की बेहतरी के लिए एक प्रयास नहीं कर सकती? किसने कह दिया कि आदमी के बिना औरत का अस्तित्व नहीं होता? मेरी बात मान और कोशिश कर। सबसे पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सहेली की बातों का शालिनी पर जादुई असर हुआ और पति, ससुर और पिता की परवाह किए बिना ही वो अपने लिए एक नौकरी का इंतजाम कर लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर काम करने की। बाहर